गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे टूल्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण। तो उसमें पहला टॉपिक आपका है कि इसका मतलब क्या होता है, कि उपकरण से मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द टर्म टूल्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो कह रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान अपने स्वयं के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों, प्रशासकों और अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी कार्य स्थिति या क्रियाओं में सुधार लाने के लिए उन्हीं के द्वारा संपादित किया जाता है। मतलब जो भी काम, जो भी लोग उससे इन्वॉल्व होते हैं, वही लोग जो है क्रियात्मक अनुसंधान में अपनी भूमिका निभाते हैं। विद्यालय की अगर बात करें, शिक्षक अपने कर्तव्य और कार्यों को अच्छी तरह से पूरा करने, जैसे एक अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निभाने, अपने शिक्षण कौशल में सुधार लाने और उसे प्रबंधन में सुधार लाने और मूल्यांकन प्रक्रिया की कमियों को दूर करके उसे उत्कृष्ट कोटि का बनाने आदि के लिए क्रियात्मक अनुसंधान संपन्न करता है। और इसी प्रकार से विद्यालय प्रशासक अपने प्रशासन को सुधारने, विद्यालय क्रियात्मक वातावरण को, मतलब तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अध्यापक हो, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो क्यों ना हो, सब अपने अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं, अपने किए गए कार्य में सुधार लाने के लिए पहल करते हैं, उपाय करते हैं, वातावरण को रुचिपूर्ण बनाने का काम करते हैं। ठीक है, वो सब क्या है, टूल्स हैं एक्शन रिसर्च के। ठीक है, तो करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम में सभी कार्य योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन कर अनुगमन कार्य करना, संपन्न करने में अनुसंधानकर्ता को विभिन्न स्रोतों से अलग अलग प्रकार की सूचनाएं एवं प्रदत्त एकत्रित करने होते हैं। ठीक है जी, इन सब कार्यों के लिए जिन सूचनाओं का संग्रह होता है, उसके लिए अनुसंधानकर्ता को निश्चित तौर पर कुछ उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जिस बालक के व्यवहार में सुधार लाना है, कभी वह उसका मुख्य रूप से साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेगा, कभी प्रश्नावली का इस्तेमाल करेगा, कभी वो ध्यान मापने का इस्तेमाल करेगा, तो उस बालक के जानकर लोगों के साथ इंटरव्यू भी कर सकता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने, सूचनाएं या पद्धतियों को संग्रह करने के लिए इस प्रकार की जो पद्धतियां या उपकरण या तकनीकें हैं या अन्य स्रोत हैं, उनको इस्तेमाल में लाता है। इन्हीं को हम क्रियात्मक अनुसंधान का उपकरण कहते हैं। मतलब वो प्रविधियां, उपकरण या साधन अनुसंधान प्रक्रिया में प्रयोज्य के व्यवहार का अध्ययन करने, सूचनाओं या पद्धतियों का संग्रहण करने और परिणामों का मूल्यांकन करने में अनुसंधानकर्ता की सहायता करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण कहलाते हैं। मतलब वो सब चीज़ें जो किसी चीज़ को जानने में, उसके बारे में सूचनाएं करने में हमारी हेल्प करते हैं, उन सबको बोलते हैं अनुसंधान के उपकरण। तो यहाँ पे कुछ प्रकार दिए गए हैं कि किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना, फिर क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी, इंटरव्यू कर सकते हैं, व्यक्तिगत परिसूची बना सकते हैं, अभिवृत्ति मापनी हो सकती है, रुचि प्रश्नावली, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, समजातीय समाजीमितीय तकनीक, प्रक्षेपित परीक्षण और तकनीकें। तो ये कुछ उपकरण किसी क्रियात्मक अनुसंधान के। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्वेशन एज अ टूल ऑफ एक्शन रिसर्च, कि प्रेक्षण या निरीक्षण क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण के रूप में किस प्रकार से सहायता होते हैं। तो प्रेक्षण का मतलब क्या होता है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी काम चल रहा है उसको हम खाली ऑब्जर्व करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। तो यहाँ पर करें, विद्यालय में चलने वाली क्रियात्मक शोध योजना के संदर्भ में विद्यार्थी या विद्यालय कर्मियों के व्यवहार या क्रियाओं के प्रदर्शन स्तर, कक्षा और विद्यालय की परिसीमा के अंतर्गत होने वाली जितनी भी घटनाएं, उनकी प्रकृति, इन सबके संबंध में उपयोगी सूचनाओं, पद्धतियों को संग्रह करने के लिए एक प्रभावशाली उपकरण सिद्ध हो सकता है। करें, इस प्रकार प्रेक्षण के द्वारा विद्यालय में उपलब्ध परिस्थिति या और व्यवहार के स्तर के बारे में बहुमूल्य पद्धति प्राप्त हो सकते हैं। उन परिस्थितियों या व्यवहार को सुधारने और उन्नत बनाने के लिए बाद में जो भी उपाय किया जाता है, इसका जो भी उपाय प्रयोग में लाए गए हैं, उसका भी प्रेक्षण कर उनमें आए हुए सुधार की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है भाई, तो वहाँ पे जो है हम ऑब्जर्व करके अपना गणना करते हैं। उसके बाद क्या है, इसके गुण क्या हैं। तो कह रहे हैं, बेस्ट और काहन ने प्रेक्षण की कुछ कसौटियाँ बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं। तो कह रहे हैं, एक अच्छा प्रेक्षणकर्ता हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, अवलोकन की गई घटनाओं या व्यवहार पर अपना प्रभाव नहीं डालता है और वैसा ही रिकॉर्ड बनाता है। प्रेक्षक हमेशा प्रेक्षण की जाने वाली वस्तु या घटना को उसके पूर्ण रूप में जानने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि हमेशा ही वस्तु के भाग या अंश से पूर्ण महान होता है और वो केवल महत्वपूर्ण सार्थक विस्तार को ही देखता है। एक अच्छा प्रेक्षक अपने तथ्यों का निरीक्षण करता है और बाद में उसकी व्याख्या करता है। मतलब पहले जांच करता है, बाद में उसको बताता है। किसी घटना व्यवहार का निरीक्षण करते समय अपने आप को तटस्थ रखता है और भेदभाव व्यवहार नहीं करता है।
प्रेक्षण सदैव सावधान और सजग रहता है ताकि कोई तथ्य छूट ना जाए। घटनाएं संबंधित सभी तथ्यों को अच्छे से रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रेक्षक हमेशा पूरी तरह सुनियोजित, सुव्यवस्थित और प्रत्यक्षीकरण के आधार पर निरीक्षण करता है और वो जानता है कि किस उद्देश्य के लिए निरीक्षण कर रहा है, परिस्थिति में क्या चीज सार्थक है और क्या निरर्थक है। एक अच्छा प्रेक्षणकर्ता प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त बातों या तथ्यों को हमेशा सावधानी और कुशलता के साथ रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और परिणामों को व्यवस्थित करता है। मात्रात्मक का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उचित उपकरणों का इस्तेमाल भी वो करता है। प्रेक्षक निरीक्षण द्वारा प्राप्त पद्धतों या सूचनाओं को इस प्रकार से संग्रहित करता है जिससे यह निश्चय रहे कि विश्वसनीय या वैध हैं वो। अब लाभ या उपयोग क्या है इसके, तो करें प्रेक्षण एक ऐसे उपयोगी उपकरण है जिसका इस्तेमाल जो रिसर्चर है किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से अकेले ही कर सकता है, ठीक है जी। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए यह एक उपयोगी उपकरण है और शोध कार्य के लिए, रिसर्च कार्य के लिए प्राथमिक तथ्यों का संग्रह इसके द्वारा आसानी से हो सकता है। किसी समस्या के समापन के लिए जब कोई अनुसंधान प्रोजेक्ट विधि बनाई जाती है तब उसके प्रारंभिक स्तर समस्या का अनुभव होने से लेकर योजना बनाने तक, क्रियान्वयन करने तक, मूल्यांकन करने और प्राप्त निष्कर्षों को वैधता का परीक्षण करने तक की अवस्था तक प्रेक्षण उपकरण की सहायता ली जाती है। प्रेक्षक की सहायता से प्रेक्षणकर्ता के लिए वास्तविक व्यवहार को अध्ययन करना, घटना, वस्तु या व्यक्ति को उसके एकदम प्राकृतिक और मूल रूप में जैसे कि वो हुआ था या व्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है जानना संभव हो सकता है। प्रेक्षण से प्राप्त सूचनाओं और पद्धतों को वैधता और उचित पुष्टिकरण करना भी आसान होता है। कोई व्यवहार, घटना अथवा स्थिति से संबंधित अध्ययन उससे संबंधित स्थानीय परिवेश में ही पूरा हो जाता है। समय, धन और परिश्रम की दृष्टि से भी इसे एक मितव्ययी उपकरण माना जाता है क्योंकि इसमें न तो कोई विशेष खर्चा करना पड़ता है और न ही निरीक्षणकर्ता को अधिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस विधि के द्वारा एक साथ ही कई लोगों और कई प्रकार के व्यवहार का अध्ययन संभव हो सकता है। प्रेक्षण के ज्ञानेंद्रियों खासतौर से नेत्रों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अतः इसमें प्रेक्षक स्वयं अनुभव करते हुए व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें संग्रहित पद्धतों में सच्चाई ज़्यादा होती है। सीमाएं या दोष क्या है कि प्रशिक्षित निरीक्षक को अभाव कि भाई जो ट्रेंड ऑब्जर्वेशंस हैं वो नहीं मिल पाती हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं, उनका अभाव है। आत्मनिष्ठा संबंधी दोष, सब्जेक्टिविटी जो है, आत्मनिष्ठा जो है वो लोगों में देखने को नहीं मिलती। आत्मनिष्ठा को लेकर भी दूसरा दोष यहाँ पे देखने को मिलता है। व्यवहार के बारे में विचार प्रकट जब करते हैं तो उसमें दोष दिखाई देते हैं। पक्षपात या दोषपूर्ण दृष्टि की भी चीज़ों के साथ पक्षपात हो सकता है। विश्वसनीयता नहीं पाई जाती है, यथार्थता का अभाव होता है। घटनाओं की आवृत्ति का पुनरावृत्ति में घटना की जो आवृत्ति थी, जो सीरीशन था, वो सेम टू सेम नहीं मिल पाता है। निरीक्षण द्वारा बालक के संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व की जांच संभव नहीं है कि भाई जो निरीक्षक है वो कंप्लीट ऑब्जर्वेट नहीं कर सकता है बालक के व्यवहार को। उसके बाद है प्रश्नावली क्रियात्मक अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में। जो प्रश्नावली हम बनाते हैं, क्वेश्चनर जो बनाते हैं, वो किस तरह से हेल्पफुल है। तो प्रश्नावली में अगर बात करें तो करें अध्यापकों, प्रबंधकों या अन्य विद्यालय कार्य हेतु क्रियात्मक अनुसंधान करते समय सूचनाओं या पद्धतों का संकलन करने के लिए प्रश्नावली को एक सहज उपलब्ध आसान उपकरण के रूप में अक्सर इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। ये एक तरह का उपकरण है जिसमें एक प्रपत्र के रूप में व्यवस्थित रूप से नियोजित कुछ प्रश्न होते हैं और उत्तरदाता को पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं पूर्ण करता है। इस प्रकार से प्रश्नावली सामान्यतः एक कागज और पेंसिल का उपकरण है जिसे क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट से संलग्न अनुसंधानकर्ता के लिए वांछित पद्धति सूचना है। मतलब एक तरह क्वेश्चन और एक पेज है, पेज पे कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे सामने बैठा हुआ इंसान जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो उसको फिल करता है ताकि जो अनुसंधान करता है उसको उसके प्रश्नों का जवाब मिल सके, ठीक है जी। उसके बाद क्या, प्रश्नावली का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो प्रश्नावली का निर्माण करते समय में शोधकर्ता कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो पहला क्या है, प्रश्नों की संरचना का प्रारूप, कि इस प्रश्नों की संरचना का स्ट्रक्चर कैसा हो, फॉर्मेट कैसा हो। तो करें किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष समय पर शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदाता से किस प्रकार की सूचना हमें चाहिए उसके अनुसार प्रश्न हो। संग्रहित सूचना या पद्धतों के विश्लेषण करने का तरीका पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, दो प्रकार के प्रश्न प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है प्रतिबंधित प्रश्न प्रारूप और एक है बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी में क्या होता है, चार ऑप्शन होते हैं, टिक करना होता है। लेकिन जो प्रतिबंधित प्रश्न होते हैं उसमें एक क्वेश्चन है, आपको आंसर लिखना होता है सब्जेक्टिव टाइप में। उसके बाद है अप्रतिबंधित प्रश्न प्रारूप। प्रतिबंधित में कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला है प्रश्नों की भाषा। तो कह रहे हैं कि भाई ये प्रश्नावली का प्रयोग करने पर शोध के निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रश्नों की भाषा, वाक्य गठन और प्रयुक्त शब्द का
उचित रूप से प्रयोग होना चाहिए, कि मतलब जो भी आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही ढंग से किया जाना चाहिए। अब कुछ बातों का वहाँ पे ध्यान रखना निर्माण करते हुए प्रश्नावली को, कि पहला, शोध अध्ययन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जो है शोध किया जा रहा है। सरलता और स्पष्टता की प्रश्न की जो भाषा है बहुत सरल हो और स्पष्ट हो। द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग न हो, मतलब जिन शब्द के अर्थ एक से ज़्यादा होते हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। प्रश्नावली में वांछित अनुमान वाले प्रश्नों को नकारना, दोहरे नकारात्मक शब्दों के प्रयोग को नकारना। प्रश्नावली में एक प्रश्न में एक संप्रत्यय का केंद्र होना चाहिए। ठीक है भाई। और प्रश्न शिक्षा से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाँ या ना का प्रश्न है ये, कि शिक्षा शुल्क की अधिकता विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश लेने से रोकती है और आप कोई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, हाँ या ना में आज जवाब देना है। स्व उत्तरीय या सुझावात्मक प्रश्नों की उपेक्षा करना, मतलब हम जो है स्व उत्तरीय या फिर सुझावात्मक प्रश्नों की उपेक्षा करते हैं यहाँ पर, और सभी उत्तरदाताओं के लिए उपयुक्त हो ऐसे प्रश्न यहाँ पर हमें बनाने चाहिए। वो कौन सी आवश्यक बातें हैं जो प्रश्न निर्माण के टाइम पे याद होनी बतानी चाहिए। पहला, प्रश्नावली की लंबाई, लंबा प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देने के बारे में उचित निर्देश, की भाई जनरल इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, किस प्रकार से उत्तर करना है। प्रश्नों का उचित अनुक्रम, की सीरिएशन जो है वो ऑर्डर में हो। प्रश्नावली का प्रारंभिक परीक्षण, प्रश्नावली का जो है पहले आप प्रिलिमिनरी ट्राई आउट ले लो कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। विशेषताएं क्या है इसकी, तो अगर प्रश्नावली के अध्ययन समस्या का विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए। यदि अध्ययन समस्या का स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं होता है तो उत्तरदाता उसके प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि नहीं ले पाते हैं। इसमें केवल उन सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें विद्यालय अभिलेखों, अन्य आंकड़ों आदि स्रोतों से प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्नावली अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी होने पर प्रश्नों का उत्तर देते हुए उत्तरदाता निरस्ता का अनुभव करने लगता है, मतलब निराश हो जाता है। प्रश्नावली का आकार, मुद्रण और स्वरूप रंग आकर्षक होना चाहिए। प्रश्नावली में स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में उत्तर देने के लिए उत्तरदाताओं के लिए निर्देश दिए होने चाहिए। प्रश्नों का स्वरूप ऐसा हो जिसमें वस्तुपरक परिणाम प्राप्त हो सके। प्रश्न मनोवैज्ञानिक क्रम में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, सामान्य से विशिष्ट उत्तर की ओर जाना चाहिए। लाभ और गुण क्या हैं इसके, तो बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर, कुछ 9 यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है, किसी भी अनुसंधान के अध्ययन में उठाए गए मामलों के बारे में उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण और वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह करने में प्रश्नावली बहुत सहायक होती है और एक सबसे अधिक उचित साधन के रूप में काम करती है। प्रश्नावली द्वारा सूचनाओं का संग्रह सबसे कम खर्चीला है। एक विशिष्ट स्थान पर बहुत से उत्तरदाताओं को एक समूह में व्यवस्थित कर आवश्यक सूचनाएं पद्धतों का संग्रह आसानी से हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से प्रश्नावली का विश्लेषण करने पर शोधकर्ता और उत्तरदाता में आमने सामने अंतरक्रिया होने से शोधकर्ता का उत्तरदाता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने, अपने अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करने और जो प्रश्न का आइटम उत्तरदाताओं को समझ नहीं आ रहा है उनका अर्थ आसानी से स्पष्ट हो सकता है। प्रश्नावली में सूचनादाता अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार उत्तर देता है और उत्तर में निष्पक्षता रहती है। इसकी सहायता से लिखित रूप में संबंधित व्यक्तियों में आवश्यक प्रत्यक्षकर्ता अथवा अनुभव की गई सूचनाएं उनके अपने मत के रूप में एकत्रित हम कर सकते हैं। ठीक है जी। शोधकर्ता में पद्धतों का संग्रह करने के कुछ उपकरण शोधकर्ता कर सकते हो। परीक्षण उपकरणों के तुलना में प्रश्नावली अधिकांश लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय और जानी पहचानी सी है। प्रश्नावली में उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने का आश्वासन दिया जाता है। इससे उत्तरदाता अपने समय और सुविधा के अनुसार जब चाहे भरकर डाक द्वारा शोधकर्ता के पास भेज सकता है। ठीक है। प्रश्नावली में उत्तरदाताओं के लिए उत्तर देने के बारे में आवश्यक निर्देश और टिप्पणियां दी जाती हैं। अब आगे है कि इसकी कुछ कमियां भी होंगी, कुछ दोष भी होंगे। तो क्या कमियां हैं, तो पहली है कि प्रश्नावली के द्वारा अशिक्षित, अन्य भाषा भाषी, पढ़ने लिखने में कमजोर आदि विशिष्ट लोगों को सूचना प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से देने के लिए कहा जाता है, तो जो लोग लिख नहीं सकते हैं उनके लिए बहुत कठिन काम है। ठीक है जी। प्रश्नावली के प्रयोग के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने के और पद्धतों का संग्रह करने में सफलता उत्तरदाताओं की इच्छा और सहयोग पर निर्भर करती है। अगर वो सहयोग करेंगे तभी तो आंसर कर पाएंगे। शोधकर्ता एक विस्तृत समष्टि का अध्ययन किया जाता है। इस विस्तृत समष्टि में विभिन्न प्रांतों के निवासी होते हैं और प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या समूह परिस्थिति में उत्तरदाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में शोधकर्ता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति के घर जाकर संपर्क स्थापित करना बहुत ही थका देने वाला और खर्चीला काम होता है। तो ये था आपका क्वेश्चनर के बारे में। उसके बाद निर्धारण अपनी क्रियात्मक अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में किस प्रकार से हो सकता है। रेटिंग स्केल एज अ टूल ऑफ एक्शन रिसर्च।
अगर बात करें निर्धारण मापने की, तो कह रहे हैं व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रदत्तों का संग्रह करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का निर्धारण मापने एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक ऐसी मापनी जिसका प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों या गुणों में निहित एक या बहुत सी अविशेषताओं के संदर्भ में है। उसकी श्रेणी, स्तर, स्थान, मूल्य और महत्व का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। कहना है कि निर्धारण मापनी वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं या विचारों के एक या अन्य गुणों का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मापन शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन के जीवन या प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुओं के भौतिक गुण विशेषताओं को परिणाम स्वरूप लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि का मापन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। किसी मापन का या निर्णय में आवश्यक सूक्ष्मता या निर्धारण परिस्थितियों द्वारा प्रदत्त लचीलेपन या व्यवहारिकता के लिए जैसा भी उद्देश्य प्राप्त करना हो, उसके अनुसार निर्धारण मापने में प्रयुक्त विवरणात्मक श्रेणियां अलग अलग जैसे 5 बिंदु मापनी, 7 बिंदु मापनी, या इससे भी अधिक 9 या 11 बिंदु मापनी। निर्धारण मापनी गुणात्मक और परिमाणात्मक पद्धतों को गुणात्मक विवरण और संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं। निर्णायक वस्तु की विशेषताओं और गुणों के बारे में निर्णायक द्वारा जो निर्णयात्मक या मूल्यांकनात्मक निर्णय दिया जाता है, उसका विवरण निर्धारण मापनी संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। उसके बाद क्या है कि भाई निर्धारण मापनी 2 ध्रुवीय होती है। इसके दोनों ओर पूरी तरह विरोधाभासी होते हैं। एक निर्धारण के रूप में अपना कार्य संपन्न करने के लिए शोधकर्ता एक मापनी का इस्तेमाल करता है, निर्धारण मापनी करते हैं। ये कुछ डिफाइंस थी जो यहाँ पे दी गई है किसकी, निर्धारण मापनी की। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में प्रदत्तों के संग्रह साधन के रूप में निर्धारण मापनी को एक ऐसे उपकरण की संज्ञा दी गई है जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या प्रक्रिया की विशेषताओं के बारे में निर्धारण करता अथवा पर्यवेक्षकों के रूप में निहित व्यक्तियों से निर्णयात्मक या मूल्यांकनात्मक राय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार का मत या राय निर्धारणकर्ता द्वारा एक सुपरिभाषित सातत्य पर क्रमिक श्रेणियों और इन क्रमबद्ध श्रेणियों के लिए निर्धारित संख्यात्मक मूल्यों के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है जी। तो मापनी के प्रकार कौन से? 5 प्रकार हैं। संख्यात्मक निर्धारण मापनी, ग्राफीय निर्धारण मापनी, मानक निर्धारण मापनी या बाध्य चयन मापनी। तो अगर हम देखें सबको, तो संख्यात्मक से आपको पता लगा कि संख्या के रूप में, देखना, संख्या के रूप में आंकड़ों को व्यवस्थित करना। उसके बाद ग्राफीय निर्धारण मापनी में क्या किया, हम ग्राफ बना के जो है या फ्लो चार्ट बना के जो है हम किसी भी चीज को शो करते हैं। ठीक है। मानक निर्धारण मापनी में क्या है, अच्छा यहाँ पे जो है आपको खाली 2 ही दी गई हैं, आपके संख्यात्मक और ग्राफीय मापनी। तो ग्राफ में आप जो है इस तरीके का फ्लो चार्ट चित्रात्मक रूप से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि निर्धारण मापनी के गुण या लाभ क्या कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई प्रदत्तों का संग्रह करने की यह विधि अन्य विधियों से बहुत सरल और सुविधाजनक है। ये लाभ है। इसमें मूल्यांकनकर्ता अपने मूल्यांकनात्मक या निर्णयात्मक राय या मत को आसानी से दिए गए संवर्गों में से किसी एक पर गोल लगाकर अभिव्यक्त कर सकता है। इसमें शोधकर्ता को यह सुविधा रहती है कि वे अपने शोध अध्ययन में संबंधी वस्तु या विचार के गुणों या विशेषताओं के बारे में मूल्यांकनात्मक या निर्णयात्मक राय प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में कुशल और अनुभवी और निर्धारित करने वाली वस्तुओं के व्यवहार स्तर से परिचित व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। निर्धारण मापनी का इस्तेमाल का निर्माण, प्रशासन और व्याख्या प्रदत्तों को संग्रह करने वाले अन्य उपकरण की प्रश्नावली या साक्षात्कार आदि से बहुत आसान होता है। निर्धारण मापनी के प्रयोग के लिए निर्धारण करने वाले व्यक्ति को अलग से ही किसी विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। निर्धारण मापनी का प्रयोग समय, परिश्रम और शोधकर्ता द्वारा आवश्यक सूचनाओं का संग्रह करने में लगने वाले प्रयासों की दृष्टि से भी मितव्ययी है। ठीक है जी। लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी? तो अनुसंधानकर्ता के लिए ऐसी ईमानदारी एवं कुशल निर्धारणकर्ता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। आज के जमाने में तारीख में कोई भी ईमानदार नहीं होता है। मापनी का प्रयोग केवल निर्धारण वस्तु के गुण या स्तर या प्रशिक्षणीय व्यवहार के बारे में निर्धारणकर्ताओं की राय या मत जानने के लिए हम कर सकते हैं। निर्धारणकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निर्धारण करते समय उससे पूर्ण पहचान होने के कारण व्यक्तिगत निष्ठा जानने से विश्वसनीय वैध सूचना प्राप्त करना एक गंभीर समस्या भी हमारे लोग हैं, हम चाहें तो उसमें गौर कर सकते हैं। निर्धारण मापनी के द्वारा संग्रहित प्रदत्तों की वैधता पूरी तरह से इस उद्देश्य के लिए चयनित निर्धारणकर्ता पर निर्भर करती है। वे अपने कार्य में आवश्यक वफादारी, ईमानदारी, रुचि और इच्छा प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ जो है आपकी लिमिटेशंस थी।
आगे भी कुछ और है, देखते हैं एक बार कि मुड़ गया है पेज, ठीक कर लें इसको। ठीक है, तो कुछ और भी हैं त्रुटियां। तो पहला है उदारता या कठोरता की त्रुटि, कि कई निर्धारणकर्ताओं की आदत होती है कि वे निर्धारण किए जाने वाले व्यक्ति, वस्तु या विचार को अपनी व्यक्तिगत रुचियां पसंद के कारण उनसे निकटता के कारण उसकी वास्तविक स्तर से भी उच्च स्तर को निर्धारित कर देते हैं। तो ये गलत बात है। हेलो प्रभाव त्रुटि, तो इसमें क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि निर्धारणकर्ता किसी व्यक्ति विशेष गुण या विशेषताओं का आकलन उनके वास्तविक रूप में ना करके अनुभव के कारण उन पर छोड़े गए संपूर्ण प्रभाव के परिक्षेप में करने लग जाते हैं। ये गलत बात है, नकारात्मक है। केंद्रीय प्रवृत्ति त्रुटि की कई निर्धारणकर्ता व्यक्ति, वस्तु या गुण और विशेषताओं का निर्णय लेते समय उन्हें मापने के मध्य में रखने का सरल तरीका अपना लेते हैं। तार्किक दोष की त्रुटि में निर्णयात्मक व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी गुण या विशेषता के स्तर पर इस तरह का निर्धारण करने पर अपने निर्धारण के लिए त्रुटिपूर्ण तर्क अपनाते हैं। ठीक है जी। अब नीड क्या है, क्या आवश्यकता है इस अनुसंधान की? तो पहला, शिक्षा में उत्पन्न होने वाली प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। इससे कक्षा या विद्यालय की दैनिक गतिविधियों, क्रियाकलापों और समस्याओं का अध्ययन एवं निराकरण कर सकते हैं। इसका उद्देश्य कक्षा विद्यालय की कार्य प्रणाली और स्थिति में प्रगति, सुधार और परिवर्तन लाना होता है। यह विद्यालय के शिक्षकों आदि को अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाती है। इसमें विज्ञान दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्रों की योग्यता और उपलब्धि में वृद्धि होती है। शिक्षकों की वस्तुनिष्ठ, ईमानदार और प्रभावशाली बनाती है। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को कक्षा और विद्यालय की समस्याओं के प्रति सोचने के लिए अग्रसर करती है। इसका उद्देश्य त्रुटिपूर्ण करने को त्यागना होता है। इसकी सहायता से कक्षा में नई शिक्षण विधियों का इस्तेमाल हो सकता है। प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन और ये सब जो विधियाँ हैं वो अनुसंधान के लिए देने, मतलब रिसर्च के बाद ही जो आई हैं टेक्निक्स। ठीक है, विशेषताएं क्या है क्रियात्मक अनुसंधान की? तो पहला, ये परिस्थिति संबंधी व्यूहरचना है। इसमें अधिकतर तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे है, यह प्रकृति से ही अनौपचारिक और लचीला है। प्रचलित व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में कोई कृत्रिम परिस्थिति या परिकल्पना शामिल नहीं होती है। इस प्रकार के शोधकर्ता में परिकल्पना क्रिया केंद्रित है और वो भावी परिणाम को बताती है। उसके बाद इस अनुसंधान में शोधक प्रयोगात्मक विधि का सर्वेक्षण का उपयोग कर सकता है। सशक्त वैज्ञानिक नहीं है इसके अंदर, फिर भी वह व्यक्तिगत अथवा शुद्ध रूप में अनुमान आधारित नहीं है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आम निष्कर्ष देना नहीं है, परंतु अध्यापक समस्या का तत्कालिक हल देना है। परिणामों को कोई भी व्यक्ति परिस्थिति विशेष के सुधार के लिए काम में ले सकते हैं, परंतु यह सहभागी और सहकारी सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन आंतरिक है और इसके तरीके की योजना में स्वयं मूल्यांकन निहित होती है, तो उसमें मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती किसी और। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को प्रबंध के रूप में वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है। इसे मौखिक अथवा अनौपचारिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके लाभ क्या हैं क्रियात्मक अनुसंधान के? तो कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों की अपने कार्य में पूर्ण रुचि पैदा करता है। ठीक है जी, अपने कार्य में कार्यसभा से अधिक संतोष के साथ करने योग्य बन सकता है। विकेंद्रीकरण लाने में सहायक है। अनुसंधानी गुणों का आविर्भाव करता है अध्यापकों में और शिक्षक के नाते उनकी कीर्ति बढ़ती है। सिद्धांत और व्यवहार में यहाँ पे अंतर होता है। शिक्षक जो कुछ सिद्धांत बनाता है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा उसे व्यवहार में लाया जाता है। अध्यापक को गंभीर और व्यापक बनाता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा अध्यापक नया ज्ञान प्राप्त करता है। वह तेजी से प्रगतिशील होने वाले ज्ञान के साथ कदम बढ़ाने में समर्थ होता है। यह विज्ञान और तकनीकी का युग होने के कारण अनुसंधान वृत्ति इसे तार्किक और सही बनाने हेतु अधिक सुसज्जित बनाती है। अध्यापकों में जो वास्तविकता में कार्य क्षेत्र में विद्यमान है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। परिवर्तनीय, सुचारू और अनुशासित आधार प्रदान करते हैं। कथा की तत्कालिक समस्याओं को हल करने में शिक्षक की हेल्प करता है। प्रशासक को बाल विद्यालय के प्रांगण में, मतलब ग्राउंड में उपस्थित होने वाले तत्कालिक समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। ग्राउंड यहाँ पे प्ले ग्राउंड वाला ग्राउंड नहीं है, मतलब उसके अनुसार, उसके मतलब उसके बच्चे के द्वारा बच्चे के लिए, है ना। दोष, क्रियात्मक शोध के दोष क्या है? तो पहला है कि क्रियात्मक शोध अध्यापकों, पर्यवेक्षकों या प्रशासकों द्वारा की जाती है जिन्हें शोध तकनीकी में प्रवीणता हासिल नहीं होती है, तो वैज्ञानिक यथार्थ नहीं होता है। शोध के तकनीक ज्ञान के अभावी कारण शोध अपनी मूल समस्या से भटक जाता है, मतलब जो मेन प्रॉब्लम है वही वो लोग भूल जाते हैं।
शोधक प्रयोजकों के प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं, वे उनसे पूर्वाग्रह रख सकते हैं और साक्षात्कार लेने के दौरान उनके अनुक्रियाओं का मूल्यांकन करते समय पक्षपात भी हो सकता है। क्रियात्मक शोध में के परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता अतः किसी विद्यालय की समस्या पर किए गए शोध के परिणामों को बाकी विद्यालयों के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। अध्यापक अपने अध्यापन कार्य और शासन द्वारा आवंटित अन्य कार्य से जनगणना, पशुगणना, चुनाव, राशन कार्ड इत्यादि में व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए उनकी रुचि यहाँ पे नहीं रहती है। सीमाएं क्या हैं इसकी? तो कई अध्यापकों के पास बहुत काम होता है, उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। एक विद्यालय अथवा एक कक्षा अथवा परिस्थिति में प्राप्त निष्कर्ष दूसरी परिस्थिति में उपयोगी होते हैं, कम उपयोगी होते हैं। गुणात्मक दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान तुलना में कमजोर होता है। तो जॉर्ज सी मोली कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान एक नेत्रहीन दूसरे नेत्रहीन को राह दिखाने योग्य नहीं होता है और इस प्रकार की समस्या अधिक दुखदायी होती है, क्योंकि शिक्षक समस्याओं के अधिक नजदीक होते हैं परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से वे प्रशिक्षणहीन या पक्षपाती होते हैं। इस तरह से वे अपने उपागम में अधिक उत्साह से काम नहीं कर सकते। शोधक अपने परिणामों के सामान्य कथन बनाने में असमर्थ होते हैं, ये लागू नहीं होता और कम वैज्ञानिक भी है। भ्रम क्या है अनुसंधान को लेकर, क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर? बहुत कठिन अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए विशेष योग्यता आवश्यक है, केवल आंकड़ेबाजी होती है यहाँ पर। मतलब अनुसंधान का मतलब कार्यभार बढ़ाना होता है, बहुत खर्चीला क्रिया है ये, समय का अप्रत्यय है, अनुसंधान में सांख्यिकी गणना करनी पड़ती है। ठीक है जी। महत्व और फायदे क्या है इसके? तो पहला है शिक्षालय की कार्य प्रणाली में यथेष्ट सुधार, कि शिक्षा की जो कार्य प्रणाली है उसमें हम सुधार कर सकते हैं अगर रिसर्च कामयाब रहता है तो। यांत्रिकता और रूढ़िवादिता का वातावरण समाप्त करने का अवसर, कि जो विद्यालय के अंदर जो एक यांत्रिकता चलती रहती है, रूढ़िवाद चलती हुई आ रही है, उसको खत्म हम कर सकते हैं। अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और निरीक्षकों में विज्ञान दृष्टिकोण का विकास संभव हो सकता है इसके द्वारा। विद्यालय की बढ़ती जनसंख्या का समाधान की, मतलब जो समस्याएं बढ़ रही हैं लगातार दिन प्रतिदिन विद्यालय के अंदर, उसको हम चेक करके सुधार कर सकते हैं उसके अंदर। विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रगति के लिए शिक्षालय की क्रियाओं का प्रभावोत्पादक ढंग से आयोजन, की मतलब जो बच्चों को मल्टी डायरेक्शन बनाए, एक डायरेक्शन में नहीं हर डायरेक्शन में उनको स्किल्ड करे, उसका उन क्रियाओं का हम प्रयोजन कर सकते हैं। जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की सुरक्षा, कि ऐसे मूल्य, ऐसे मोरल वैल्यूज, ऐसे आदर्श बच्चों में हम पैदा कर सकते हैं जो जनतांत्रिक हो। ठीक है जी। अनुसंधान के परिणामों को कार्यान्वित करने की समस्या का अभाव, कि अनुसंधान के जो परिणाम को हम कार्यान्वित नहीं कर सकते उसका अभाव है। ठीक है जी। ये जो अनुसंधान जरूरी है, क्योंकि देश की प्रगति कब होगी? जब बच्चों में प्रगति होगी, बच्चों का विकास किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद विद्यालय की उपलब्धियों का स्तर बढ़ाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। एक विद्यालय है, हर विद्यालय चाहता है कि वो टॉप स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसके लेवल को बढ़ाने के लिए लगातार अच्छे बदलाव आने बहुत ज़रूरी होते हैं। विद्यालय को एक लघु समाज के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक है। विद्यालय एक लघु समाज ही है, क्योंकि समाज का हर तरह का व्यक्ति जो है, हर तरह का बच्चा, हर तरह का इंसान स्कूल में प्रेजेंट रहता है, तो एक लघु समाज है, तो एक अच्छा आदर्श वहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षकों में परस्पर सहयोग और सहानुभूति के साथ कार्य करने की आदत बनाने में सहायक है। अनुसंधान में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, एक पूरी टीम काम करती है, तो शिक्षकों में आपस में सहयोग किस प्रकार से देना है, इस चीज़ की आदत को डेवलप किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है। क्रियात्मक अनुसंधान से दिन प्रतिदिन हम जो है नई चीज़ें सीखने में सहायता हो सकती है। समस्याएं या क्षेत्र क्या हो सकते हैं अनुसंधान के? तो पहला है बालकों के व्यवहार संबंधित समस्याएं, कि बालक के व्यवहार से संबंधित व्यवस्था जो समस्याएं उसको हम हल कर सकते हैं। पहला कि बच्चा जो है कक्षा में लेट आता है, छोटे वस्तु चलाने की कोशिश करता है, बेकार में शुरू मचाता है, अंग्रेजी या गणित में रुचि लेने की समस्या आती है बच्चे को, कक्षा से रफो चक्कर होने की समस्या, मतलब बच्चा जो चाहता है बस किस तरह से वहाँ से वो चला जाए, विद्यालय की वस्तुएं तोड़ने की समस्या, पाठ में बच्चा अटेंटिव नहीं है, गृह कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। शिक्षार्थी संबंध विषयक समस्याएं, कि बच्चा और टीचर में इंटरेक्शन नहीं है, विद्यार्थियों के साथ आदान प्रदान की समस्याएं हैं। शिक्षण संबंधित की जो पढ़ाई में दिक्कतें आने के उपकरण, शिक्षण विधि नहीं है, कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन पा रहा है, पाठ्य पुस्तक को समझने में दिक्कत आ रही है, शिक्षण के उपकरणों को प्रयोग नहीं हो पा रहा है, शुद्ध उच्चारण की समस्या है, जो वर्डिंग्स हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए वो नहीं है, लेखन कार्य की समस्या है, वाचन की समस्या है, वर्तनी की समस्या है, और प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति की भी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है? परीक्षा संबंधित समस्या, कि परीक्षा में क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो करें परीक्षा की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठा की समस्या,
परीक्षा में इस्तेमाल की जाने वाले परीक्षणों में निर्माण की समस्या, प्रश्न पत्रों में निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के समन्वय की समस्या, विभिन्न परीक्षणों के प्रयोग करने की समस्या, प्रश्न पत्रों में विद्यार्थियों को अधिक विकल्प प्रदान करने की समस्या, ज्ञानात्मक परीक्षणों के निर्माण उसके इस्तेमाल की समस्या, शिक्षण और शिक्षा में समन्वय करने की समस्या। तो ये कुछ समस्या है परीक्षा को लेकर। फिर पाठांतर क्रियाओं के आयोजन की समस्या की पाठांतर जो क्रियाएं हैं उनको हम कैसे आयोजन करें। तो इसमें क्या है कि शिक्षालय की परंपरा का निर्वाह करने के रूप में विभिन्न पाठांतर क्रियाएं जैसे कि अंताक्षरी हो सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकता है, स्काउटिंग, सरस्वती यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब हो सकते हैं। पाठांतर क्रियाओं में विद्यार्थी द्वारा स्वयं रुचि न लेने की समस्या भी सामने आती है। पाठांतर क्रियाओं के संगठन और संपादन में अनुशासन की समस्या देखने को मिलती है। विभिन्न पाठांतर क्रियाओं की विधिवत आयोजन नहीं हो पाता है। क्रियाओं में अध्यापक द्वारा पर्याप्त रुचि और उल्लास का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। पाठांतर क्रियाओं को विद्यालय का आडंबर मात्र समझने की समस्या, पाठ्यक्रम और पाठांतर क्रियाओं के परस्पर समन्वय स्थापित करने की समस्या भी आ सकती है और इन क्रियाओं को के संगठन के लिए आवश्यक साधनों की कमी भी हो सकती है। उसके बाद है विद्यालय के प्रबंध और संगठन से संबंधित समस्याएं क्या कह सकती हैं। विद्यालय में भावात्मकता की समस्या हो सकती है, विद्यालय में स्वयं अनुशासन बनाने की समस्या हो सकती है, पर्यावरण नहीं बन पाता शिक्षा का, विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि शिक्षण, पाठांतर क्रियाएं ये सब दिक्कत आ सकती हैं। अनुशासन नहीं होता है विद्यालय में। विद्यालय के अंतर्गत अध्यापक संघ के एवं छात्र संघ कार्यों को उचित निरीक्षण करने की समस्या आ सकती है। अध्यापकों के साथ सहयोग, संगठन के साथ कार्य करने की प्रेरणा देने की समस्या भी हो सकती है। दृष्टिकोण से विभिन्न बहुत से दृष्टिकोण से विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने की समस्या भी है। सब कुछ साफ भी रखना है, भवन को सुंदर रखना है, साफ रखना है, आकर्षक बनाना है, कक्षा सुंदर हो सकती हैं। अध्यापक और विद्यार्थियों में अंतर्मानवीय संबंधों की समस्या, एक दूसरे को मान नहीं होता। विज्ञान, भूगोल, इतिहास, आर्ट सभी विषयों में कक्षा भवनों में पर्याप्त साज सज्जनों में के प्रबंध की समस्या भी सामने आ सकती है। तो ये आपका चैप्टर के बाद कुछ केस स्टडी है। अनुसंधान परियोजना का विकास किस प्रकार से हो सकता है, डेवलपिंग एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन स्कूल कंटेक्स्ट। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप केस स्टडी अपने आप पढ़ें। एक केस स्टडी ये है, ठीक है, एक केस स्टडी और है केस स्टडी 2, ठीक है। तो ये केस स्टडी परिकल्पना आप खुद पढ़ेंगे। केस स्टडी 3 भी है, तो ये 3 केस स्टडी आपको खुद पढ़ने किस तरीके से केस स्टडी का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर हैं, ये आप कर लेंगे और इसके साथ आपका ये चैप्टर और आपकी ये बुक खत्म हो जाती है, ठीक है। कल से हम जो है नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। आज इसके जितने भी 5 चैप्टर हमने पढ़े हैं इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे।